हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को इरफान की तरफ से। आज का विषय है सेहत के बारे में। और मैंने सेहत के बारे में ये विषय चुना है क्योंकि ये वो सवाल है जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, तरह तरह की सेहत की फिक्र के बारे में। तो लोग मुझसे मशवरा लेने के लिए संपर्क करते हैं, कभी कुछ गंभीर बीमारियों के बारे में, कभी इतनी गंभीर नहीं लेकिन आम बीमारियों के बारे में। हालांकि ज्यादातर मामलों में मैं देखता हूं कि लोग जूझ रहे हैं और ये जूझन कभी कभी कुछ ऐसे रोगों और बीमारियों के खिलाफ है जो इतने साधारण हैं, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि वो आसानी से उनसे छुटकारा पा सकते हैं या उन्हें रोक सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं तरह तरह के सेहत के लक्षणों के बारे में और वो आसान तरीके क्या हैं ये सुनिश्चित करने के कि आप अपनी सेहत पर काबू रख सकें और ज्यादा सेहतमंद बन सकें अपने ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो पहले जरा सा बात करते हैं कि आपकी सेहत का आपके लग्न से क्या ताल्लुक है। हम जानते हैं कि लग्न के आधार पर दो स्थान भी तय होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेष लग्न है तो जाहिर है छठा घर कन्या राशि का होगा, 8वां घर वृश्चिक राशि का होगा और 12वां घर मीन राशि का होगा। हालांकि अगर लग्न वृषभ हो जाए तो घर एक स्थान खिसक जाते हैं, मतलब अब कन्या की जगह तुला आपका छठा घर होगा, वृश्चिक की जगह धनु आपका 8वां घर होगा और मीन की जगह मेष आपका 12वां घर या 12वीं राशि होगी। तो जहां आपके दुस्थान बताए या रखे गए हैं या आपके दुस्थान के राशि क्या है, बीमारियां लगभग एक खास पैटर्न पर चलती है, हालांकि हमेशा नहीं। तो मेष लग्न के लिए क्योंकि कन्या छठी राशि है तो कन्या के स्वामी बुध अगर अच्छी राशि या अच्छे घर में नहीं हो तो मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ बुध छठे घर के स्वामी है। तो ये वो इकट्ठे कनेक्शन है जहां तक लग्न का सवाल है। और इसी तरह मेष लग्न के लिए वृश्चिक 8वीं राशि और 8वें घर में होने के कारण मंगल राशि और घर का स्वामी बन जाता है। अगर मंगल मान लीजिए चौथे घर में नीच के अवस्था में रखा हो तो मुश्किलें पैदा हो सकती है। चौथा घर क्या है? चौथा घर दिल से मुनासिब है, दिल की बीमारियां, और क्योंकि मंगल इसमें शामिल है तो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो लग्न और कभी कभी कुछ खास बीमारियों का रिश्ता है, हालांकि हमेशा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि तरह तरह की राशियां और तरह तरह के घर और ग्रहों के गुण कैसे सेहत के मानदंडों से जुड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी छठी राशि मेष लग्न के लिए कन्या है और बुध 12वें घर में मीन राशि में नीच की अवस्था में रखा हो तो क्योंकि छठे भाव का स्वामी एक दुस्थान से दूसरे दुस्थान यानी 12वें घर में जा रहा है और वहां नीच है तो जाहिर है सेहत की मुश्किलें आ सकती है। लेकिन छठा घर क्या दिखाता है? छठा घर आंतों को, आपके आंतरिक अंगों को, आपके तिल्ली स्प्लीन को, आपके पैंक्रियास को, आपकी बड़ी आंत को दिखाता है। तो किसी भी घर के स्वामी की अशुभता उन चीजों को दिखाती है जो उस घर से मुनासिब है। तो जाहिर है अगर किसी भी घर का स्वामी बुरी हालत में है तो उस घर से जुड़ी मुसीबतें भी आएंगी। यहाँ ये सेवा से जुड़ी मुसीबत भी हो सकती है। लेकिन अब जब हम सिर्फ सेहत की बात कर रहे हैं तो मैं इस खास वीडियो में अपना ध्यान और अपनी बहस सेहत पर केंद्रित करूंगा। तो बुध का 12वें घर में जाना आंतों, बड़ी आंत, तिल्ली, पैंक्रियास वगैरह के आसपास दिक्कतें पैदा करेगा। और क्योंकि ये 12वें घर में जाता है और 12वां घर एकांत और अस्पतालों का भी घर है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको डॉक्टरों से मशवरे के लिए नियमित तौर पर क्लिनिक और अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि छठा घर भी उस चीज से मुनासिब है। खैर, 12वां घर क्लिनिक और अस्पतालों से मुनासिब है। अगर 8वें भाव का स्वामी किसी अशुभ स्थान पर चला जाए, मान लीजिए मेष लग्न के लिए वृश्चिक राशि और मंगल स्वामी होने के नाते अगर वो किसी मुश्किल राशि या मुश्किल स्थान पर चला जाए, मिसाल के तौर पर अगर वो तीसरे घर में मिथुन राशि में चला जाए, और तीसरा घर किससे मुनासिब है? हाथों, कंधों और छाती के इस्तेमाल से, तो हाथों में या हाथों के इस्तेमाल में दिक्कत की चुनौती हो सकती है, क्योंकि मंगल ताकतवर, आगे बढ़ने वाली ऊर्जा को भी दिखाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप छोटी मोटी मुश्किलों में भी फंस सकते हैं, सिर्फ हाथों से जुड़ी, हाथ या उंगलियों का बार बार घायल होना या थकना, क्योंकि तीसरा घर बातचीत का भी घर है। या छोटी यात्राओं में आप खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, क्योंकि 8वां घर अचानक घटनाओं को, तीसरा घर छोटी यात्राओं को दिखाता है, और 8वें घर का तीसरे में जाना तो ये भी हो सकता है। और क्योंकि तीसरा घर उंगलियों से मुनासिब है, थकान, अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं, छोटी चोटें भी आ सकती हैं। तो इकट्ठे कनेक्शन इस तरह देखा जाता है।
अगर ये 7वां घर है शुक्र स्वामी होने के नाते और 8वें घर में चला जाए और अगर ये किसी की दृष्टि में हो, ये एक और अहम बात है। ये सिर्फ किसी राशि घर के स्वामी का दूसरी राशि घर में स्थित होना नहीं है। उस ग्रह से मुनासिब बीमारी की संभावना और भी मजबूत हो जाती है अगर उस ग्रह पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या अशुभ युति हो। शुक्र का 8वें घर में जाना और अगर वो किसी अशुभ ग्रह जैसे केतु या राहु या फिर मंगल की दृष्टि में हो तो भी आप पाएंगे कि शुक्र और 8वें घर से जुड़ी चुनौतियां हो सकती है। अब 8वें घर और शुक्र के बीच बहुत मजबूत इक्कते कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि 8वां घर आपके जननांगों और छुपी हुई चीजों का भी घर है। वो सारी चीजें जो ढकी रहती हैं या राज की बातें हैं। शुक्र भी जननांगों से मुनासिब है। मिसाल के तौर पर शुक्र के लिए शुक्र शब्द शुक्राणु से भी मुनासिब है। तो 8वें घर और शुक्र के बीच का इक्कते कनेक्शन बहुत मजबूत है। तो अगर शुक्र अशुभ दृष्टि में किसी इतने सेहतमंद न घर में और न राशि में जैसे वृश्चिक रखा हो तो जननांगों से जुड़ी सेहत की चुनौतियां हो सकती हैं और शख्स के आदतन कामों से जुड़ी चीजें भी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये बढ़ी हुई कामुकता भी दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं कि शुक्र या तरह तरह के ग्रहों का तरह तरह की राशियों में इतनी अच्छी न दृष्टियों के साथ सेहत की चुनौतियों से कैसे ताल्लुक हो सकता है। तो ये एक स्थिति है। अब क्या होता है अगर मान लीजिए गुरु किसी अशुभ स्थान पर चला जाए, मान लीजिए 6ठे घर में, बीमारी की राशि भी आते हैं। वहां शख्स के पेट पर वजन बढ़ सकता है और उसके आंतरिक अंगों पर आंतों पर भी चर्बी चढ़ सकती है। ये कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याएं, ज्यादा वजन बढ़ने से जुड़ी समस्याएं, मधुमेह या शुगर जैसे हम कहते हैं, ये भी एक मसला हो सकता है। या तिल्ली का बढ़ना, पित्ताशय का बढ़ना, ये दूसरी चीजें हो सकती हैं जो गुरु के 6ठे घर जैसी इतनी अच्छी न राशि में स्थित होने से भी मुनासिब हो सकती है। खास तौर पर क्योंकि 6ठे घर का कारक शनि है और गुरु वहां बहुत आरामदेह स्थिति में नहीं होगा। यही चीज लागू होती है अगर गुरु 8वें घर में चला जाए। अब गुरु या किसी भी ग्रह के लिए 6ठे और 8वें घर में फर्क ये है कि 6ठा घर पुरानी बीमारियों या लंबी अवधि की बीमारियों का घर है जो धीरे धीरे जाहिर होती है, जबकि 8वां घर अचानक घटनाओं का घर है। तो अचानक आपको पता चलता है कि कोई अशुभता है, अचानक आपको पता चलता है कि कोई गंभीर मसला है और अचानक आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत पड़ती है। बात 8वें घर के संदर्भ में बहुत अचानक होती है। 6ठा घर ज्यादा उन पुरानी बीमारियों से मुनासिब है जो वक्त के साथ जाहिर होती है। हालांकि अगर 8वें भाव का स्वामी जाकर 6ठी राशि या 6ठे घर में किसी अशुभ स्थान पर बैठ जाए, मिसाल के तौर पर अगर मंगल 8वें घर का स्वामी है और जाकर 6ठे घर में कुंभ राशि में किसी इतने सेहतमंद स्थिति में बैठ जाए, तो ये हो सकता है कि किसी अचानक घटना की वजह से पुराने लक्षण या लंबे वक्त के लक्षण सामने आ सकते हैं। खास तौर पर अगर मंगल पर राहु या केतु की भी दृष्टि हो तो ये भी हो सकता है। इन ग्रहों की स्थितियों को संबंधित ग्रहों और राशियों के साथ देखना होगा। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई ग्रह किसी खास घर में नीच की अवस्था में दृष्टि के तहत बैठा हो, तो मिसाल के तौर पर अगर मंगल 4थे घर कर्क राशि में नीच जाकर मान लीजिए शनि या केतु या फिर सूर्य की दृष्टि के तहत हो, तो आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि मंगल कर्क दिल में नीच हो जाता है और क्योंकि मंगल दबाव या ब्लड प्रेशर को दिखाता है। ब्लड प्रेशर से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से दिल भी प्रभावित होता है। दिल सीधे तौर पर खून और ब्लड प्रेशर से मुनासिब है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है क्योंकि दिल के वाल्व सिकुड़ गए हैं, मान लीजिए किसी वाल्व की चुनौती की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी, जिसकी वजह से खून पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो इन चुनौतियों को देखना होगा। खून की बीमारियां मंगल से देखी जा सकती हैं अगर वो किसी खास राशि में नीच हो जाए। खून की अशुभता मंगल के 6ठे या 12वें घर में किसी अशुभ दृष्टि में आने से भी देखी जा सकती है। अगर शनि की अशुभता हो और शनि कंकाल या हड्डियों का कारक भी है, तो आमतौर पर अगर कोई नीच का शनि रखा हो, मान लीजिए 8वें घर में, तो शख्स कई बार दुर्घटनाओं में फंस सकता है जिसमें हड्डी टूट सकती है। लोगों को लंबी अवधि की चुनौतियां भी हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर स्क्लेरोसिस की समस्या या रीढ़ की हड्डी के टेढ़ापन की चुनौतियां, स्लिप डिस्क या घुटनों के जोड़ों में दिक्कत, हड्डियों का टूटना।
अगर नीच का शनि जाकर स्वयं लग्न में बैठ जाए तो खोपड़ी में ही समस्या हो सकती है, खोपड़ी का टूटना या सिर पर चोट। यही चीज तब भी जाहिर हो सकती है जब मंगल नीच होकर लग्न में, मान लीजिए कर्क राशि में स्थित हो, खास तौर पर अगर उस पर शनि या सूर्य या राहु या किसी अशुभ स्थिति की दृष्टि हो, तो इन इकतों कनेक्शन को देखना होगा। अब जब हम ऐसी सेहत की चुनौतियों का सामना करें तो हम क्या करें? इसका आसान इलाज ये है, इलाज से बेहतर बचाव है। बीमारी आने के बाद आप मंत्र कर सकते हैं, आप जप कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, आप व्रत रख सकते हैं देवताओं को और देवी को खुश करने और अशुभता को कम करने के लिए। लेकिन सबसे बेहतर है सावधानी और बचाव। तो अगर मंगल और सूर्य अशुभता दिखा रहे हैं तो उन्हें शांत करने का सबसे बेहतर तरीका है सेहतमंद खाने की आदतें रखना और ज्यादा पानी पीना, ज्यादा खट्टे फल लेना, ज्यादा खीरा और उस तरह के फल लेना। अगर आपका चंद्रमा अशुभ है, जो दिल और दिमाग को भी दिखाता है, तो आपको नियमित प्राणायाम करने की जरूरत है। सांस लेने के व्यायाम दिमाग को मजबूत करने में मदद करते हैं और उसे सब्र भी देते हैं और दिमाग को शांत करते हैं। और सांस लेना आपके खून के संचार में भी मदद करता है, तो दिल भी इतना चुनौतीपूर्ण नहीं होता। सेहतमंद पौष्टिक आहार खाना मुख्य है। शनि अशुभ मतलब आपको ज्यादा हरी और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों। ज्यादा विटामिन डी लेना चाहिए। सूर्य अशुभ मतलब आप सुबह सुबह लंबी सैर पर जाएं ताकि आप सुबह की पहली किरणें लें, जो न सिर्फ आपकी हड्डियों के निर्माण और मजबूती में मदद करेगी क्योंकि आप विटामिन डी ले रहे हैं, बल्कि उन चुनौतियों में भी मदद कर सकती है जो अचानक गुस्से से जुड़ी हैं, जिनसे बहुत सारे लोग सूर्य की अशुभता के साथ गुजरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके घमंड पर वार हुआ है, उनकी इज्जत सवालों के घेरे में है और वो अचानक अपना आपा खो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और सेहत से जुड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। वो घबराहट और बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं। अगर सूर्य नीच हो तो फिर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एक सेहतमंद आहार, व्यायाम, प्राणायाम, योग, ध्यान का मेल हो और उन चीजों और आदतों को रोकना भी शामिल हो जो मुसीबतों का सबब बन सकती हैं। जरूरत से ज्यादा खाना, काबू न रखना, अपना ब्लड शुगर चेक में रखना, व्यायाम न करना। किसी भी चीज की बहुतायत बुरी है। बहुत ज्यादा शराब, सिगरेट फेफड़ों के लिए बहुत बुरी है, खास तौर पर अगर आपका तीसरा घर अशुभ है, क्योंकि तीसरा और चौथा घर भी फेफड़ों, छाती की गुहा से मुनासिब है। चुनौती में बुध भी सांस लेने से मुनासिब है क्योंकि बुध तीसरे घर का असली कारक है, जो फिर से फेफड़े और आपकी छाती है। तो आपको इन सबको देखना होगा। अगर मंगल और केतु किसी खास घर में रखे हों तो आप लगभग 100% यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको शरीर के उस हिस्से में कुछ चोट लगेगी। अगर मंगल और केतु तीसरे घर में रखे हों, आपकी उंगलियों या हाथों को चोट लग सकती है। अगर 11वें घर में हो तो आपकी पिंडलियों को चोट लग सकती है, शरीर का वो हिस्सा जो घुटनों के ठीक नीचे और पैरों के ठीक ऊपर होता है। आपके टखने घायल हो सकते हैं। आपके शरीर पर कोई निशान होगा जो किसी चोट से मुनासिब है, या टाँके या लंबे समय तक की सर्जरी भी ये भी हो सकता है। तो आपको इन चीजों को संतुलित करने और आगे देखने के काबिल होना चाहिए। तो अगर मंगल और केतु आपके 11वें घर में रखे हों तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। आप हमेशा हेलमेट पहनें। अगर शनि अशुभ है तो सिर्फ हेलमेट पहनना ही नहीं, बल्कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनना और भी जरूरी है, क्योंकि आप दुर्घटनाओं में फंस सकते हैं और आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। तो आपकी ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको इन सभी एहतियाती कदमों और सेहतमंद आदतों जैसे ध्यान करना, सही आहार लेना, सेहत को चेक में रखना, ध्यान करना, योग करना, व्यायाम करना, तैरना, साइकिल चलाना, इन सब का ध्यान रखना होगा अपनी ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो अगर आपको अपनी ग्रहों की स्थिति समझने में मदद की जरूरत है और आप उसके बारे में मशवरा लेना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक में मेरे ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी ये जान सकें कि उन्हें कौन सी सेहत की चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं और उन्हें क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। और जब तक हम किसी और वक्त न मिलें, ये रहे आपके दोस्त और मार्गदर्शक इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।